एक छोटा सा ऑडियो क्लिप सुनते हैं पहले। जय हिंद। आज का टॉपिक है चैप्टर 2 बीएनएस 2023, जिसमें हम चर्चा करेंगे सेक्शन 4 से सेक्शन 13 तक। चलिए शुरू कराते हैं। आहा, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। बिल्कुल। तो चलिए बिल्कुल इसी एनर्जी और उत्साह के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के चैप्टर 2 के बिल्कुल कोर मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये पूरा हिस्सा पनिशमेंट्स यानी सजा पर आधारित है। वही। लेकिन यहाँ एक बात शुरू में ही थोड़ा साफ कर देना बेहतर होगा। ये कोई आम बोर करने वाली कानूनी क्लास बिल्कुल नहीं होने वाली है। एकदम नहीं। आज हम कानून की उन पेचीदगियों और इंसाफ के तराजू को समझेंगे। साथ ही मानव अधिकार के उस दिलचस्प मिश्रण को भी देखेंगे जो इन सेक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। हमारा सफर सेक्शन 4 से शुरू होकर सेक्शन 13 तक जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं, सेक्शन 4 से शुरुआत करके। हाँ, जो कि सजा के अलग अलग प्रकार बताता है। इसमें मौत की सजा है, आजीवन कारावास है, कठोर और साधारण कारावास भी शामिल हैं इसमें। बिल्कुल, और उसके साथ संपत्ति की जब्ती और जुर्माना। लेकिन इस बार एक नया और काफी अलग सा टर्म जुड़ गया है। हाँ, कम्युनिटी सर्विस। वही, ये काफी नया लगता है कानून की किताबों में। बिल्कुल। और ये जो नया टर्म जुड़ गया है ना, कम्युनिटी सर्विस, ये कानून के बदलते हुए नजरिए का एक बहुत बड़ा सबूत है। कैसे? मतलब थोड़ा इसके पीछे का लॉजिक समझाइए। देखिए, पहले कानून का पूरा ध्यान सिर्फ रेट्रिब्यूशन पर होता था, यानी गलती की है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, दर्द सहना पड़ेगा। आंख के बदले आंख वाला हिसाब। सही कहा। लेकिन कम्युनिटी सर्विस इस बात का प्रतीक है कि सिस्टम अब सुधार यानी रिहैबिलिटेशन की तरफ भी मुड़ रहा है। समझ गया। छोटे और कम गंभीर अपराधों के लिए। हाँ, अपराधी को जेल में बाकी हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ रखने के बजाय उसे समाज की भलाई के कामों में लगाना एक बहुत ही आगे की सोच है। इससे अपराधी को अपनी गलती का एहसास भी होता होगा। एकदम, और समाज को कुछ वापस भी मिलता है। ये एक विन विन सिचुएशन बन जाती है छोटे केसेस में। ये वाकई एक प्रोग्रेसिव कदम लगता है कानून का। लेकिन सजा तय होने के बाद जो अगला पड़ाव आता है, वहां मुझे थोड़ी उलझन होती है हमेशा। आप सेक्शन 5 की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही सेक्शन 5 जो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस यानी सजा को कम करने की बात करता है। इसके मुताबिक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बिना अपराधी की सहमति के उसकी सजा को कम कर सकती है। हाँ, ये प्रोविजन शुरू से काफी डिबेटेड रहा है। वही तो। अब यहाँ एक सीधा सा सवाल उठता है, अगर एक जज ने पूरे सबूत देखकर कानून के दायरे में रहकर एक सजा तय कर दी है, तो किसी सरकार के पास ये अधिकार क्यों होना चाहिए कि वो उस फैसले को बदल दे? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। ये तो सीधा सीधा कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी लगती है ना। देखिए, आमतौर पर लोगों को यही लगता है, पर इस पर काफी लंबी कानूनी बहस होती रही है। पहले तो ये समझना होगा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का यहाँ मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार से होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध किस क्षेत्र के अंडर आता है। बिल्कुल सही। अब आते हैं आपके सवाल पर कि ये दखलंदाजी क्यों नहीं है। इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही लैंडमार्क केस को देखना होगा। कौन सा केस? केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1989 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया था। तो क्या कहा था कोर्ट ने उसमें? कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जो सजा कम करने की शक्ति होती है, जिसे हम क्लेमेंसी पावर कहते हैं, वो कोर्ट की जुडिशियल शक्ति से बिल्कुल अलग है। यानी आप कह रही हैं कि ये दोनों अलग-अलग ट्रैक्स पर चलती हैं, इनका आपस में कोई टकराव नहीं है? सटीक। ये शक्तियों के विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। कोर्ट का काम है कानून की किताबों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाना। और एक बार फैसला सुना दिया गया तो जुडिशियल प्रोसेस वहीं खत्म हो जाता है। एकदम सही। उसके बाद जो क्लेमेंसी या कम्यूटेशन की पावर आती है, वो एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। सरकार या राष्ट्रपति उस केस को दया, पब्लिक पॉलिसी या राज्य के वृहद हित के नजरिए से देखते हैं, जो शायद एक जज कानून की सख्त लकीरों के अंदर रहकर ना देख पाए। हाँ, इसलिए कोर्ट किसी की सजा कम करने के इस एग्जीक्यूटिव फैसले में दखल नहीं दे सकती, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव पावर का हिस्सा है। ये नजरिया सच में चीजों को देखने का तरीका बदल देता है। एक तरफ सख्त कानून है और दूसरी तरफ एक ऐसी खिड़की जो शायद दया या पॉलिसी के लिए खुली रखी गई। बिल्कुल, ताकि सिस्टम पूरी तरह से रिजिड ना हो जाए।
चलिए, इस सजा के हिसाब किताब में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए। सेक्शन 6 पर आते हैं, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की बात करता है। ये टॉपिक तो हमेशा से लोगों में कंफ्यूजन पैदा करता है। वही मैं कहने वाला था। हाँ। आम जनता के बीच एक बहुत बड़ी धारणा या कहूँ एक मिथ फैला हुआ है कि उम्र कैद का मतलब 20 साल होता है। या फिर लोगों को लगता है कि 14 साल में कैदी ऑटोमेटिकली छूट जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसमें आखिर कोई सच्चाई है या कानून कुछ और ही कहता है? ये शायद कानूनी इतिहास में सबसे ज्यादा फैली हुई गलतफहमियों में से एक है। गोपाल विनायक गॉडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का फैसला इस विषय पर सबसे अहम है। तो उस केस में क्लियर हो गया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझा दिया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सीधा, आसान और सटीक मतलब है अपराधी की आखिरी सांस तक जेल में रहना। आखिरी सांस तक? बिल्कुल। इसमें कोई 14 या 20 साल का ऑटोमेटिक कट ऑफ नहीं है। रेस्ट ऑफ द नेचुरल लाइफ ही उम्र कैद है। तो अगर आखिरी सांस तक जेल में ही रहना है, तो फिर ये 20 साल वाला आंकड़ा आखिर कहाँ से आता है? कानून की किताबों में इसका जिक्र कहीं तो होगा, वरना ये बात इतनी आम कैसे हो गई? वहीं पर कानूनी हिसाब किताब काम आता है। और यहीं पर बीएनएस का सेक्शन 13, जो पुराने आईपीसी के सेक्शन 57 जैसा ही है, और सेक्शन 6 का कनेक्शन जुड़ता है। ये कनेक्शन थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति पर किसी ऐसे अपराध के अटेम्प्ट यानी कोशिश का चार्ज है जिसकी में सजा उम्र कैद है। ठीक है। कानून कहता है कि अटेम्प्ट के लिए में सजा का आधा हिस्सा सजा के तौर पर दिया जाएगा। अब मुद्दा ये आता है कि आप किसी की आखिरी सांस या अनंत काल का आधा कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो सच में प्रैक्टिकली असंभव है। इन्फिनिटी का आधा तो इन्फिनिटी होता है। वही तो, किसी फ्रैक्शनल कैलकुलेशन को मुकम्मल करने के लिए किसी एक फिक्स्ड नंबर की जरूरत होती है। हाँ, समझ गया। तो इस मैथमेटिक्स के लिए 20 साल का आंकड़ा बनाया गया है? एकदम सही। इन्हीं कैलकुलेशंस के लिए, जैसे कि फ्रैक्शन निकालना हो या रिमिशन तय करना हो, कानून ने एक बेंचमार्क तय किया है। तो जब तक स्पेसिफिकली कुछ और ना लिखा हो, ऐसी कैलकुलेशंस के लिए उम्र कैद को 20 साल के बराबर माना जाएगा। हाँ, ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कैदी 20 साल बाद अपना सामान पैक करके ऑटोमेटिकली घर जा सकता है। ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था, क्योंकि आमतौर पर लोग फिल्मों से इंस्पायर होकर 14 या 20 साल मान लेते हैं। फिल्मों ने इस मिथ को काफी बढ़ावा दिया है। बिल्कुल। और इसके साथ ही सेक्शन 7 भी है, जो कोर्ट के डिस्क्रिशन को समझने में मदद करता है। हाँ, सेक्शन 7 जज की शक्तियों को डिफाइन करता है। अगर किसी अपराध की सजा में लिखा है इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, तो वहां एक जज के पास पूरी आजादी होती है। वो सजा को पूरी तरह कठोर बना दे या पूरी तरह साधारण बना दे, या फिर एक ही सजा को 2 हिस्सों में बांट दे, कुछ वक्त रिगरस और कुछ वक्त सिंपल। ये सिस्टम जज को एक रोबोट बनने से रोकता है और केस के हालात के हिसाब से ह्यूमन एलिमेंट शामिल करने की इजाजत देता है। सही पकड़ा आपने। हर अपराध की इंटेंसिटी अलग होती है और हर अपराधी का बैकग्राउंड भी अलग होता है। भाई, ये डिस्क्रेशन कोर्ट को एक टूल देता है ताकि वो पनिशमेंट को अपराध के प्रोपोर्शनेट बना सके, सिर्फ रूल बुक के हिसाब से नहीं, बल्कि इंसाफ के हिसाब से। तो यहाँ हमने सजा की ड्यूरेशन और उसके नेचर को तो अच्छे से समझ लिया। अब उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहाँ वक्त नहीं बल्कि पैसे का लेन देन होता है। आप सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं, जुर्माना यानी फाइन्स। हाँ, सेक्शन 8। कानून यहाँ कहता है कि अगर किसी अपराध में मैक्सिमम फाइन की कोई लिमिट तय नहीं की गई है, तो वो फाइन अनलिमिटेड हो सकता है। पर साथ में एक शर्त भी है कि वो एक्सेसिव यानी हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रैक्टिकल सवाल घूम रहा है। अगर किसी व्यक्ति पर कोर्ट ने लंबा चौड़ा जुर्माना लगा दिया और उस इंसान के पास पैसे ही नहीं है, वही गरीबी वाला पहलू, तो क्या होगा? क्या उसे हमेशा के लिए जेल में ही बंद रखा जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है? नहीं। कानून किसी को भी उसकी गरीबी के कारण अनंत काल तक सजा नहीं दे सकता। जब कोई फाइन पे नहीं करता तो वहां डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, यानी जुर्माना ना भरने के बदले में जेल। बिल्कुल। लेकिन इस डिफॉल्ट जेल की भी एक बहुत स्ट्रिक्ट लिमिट बंधी गई है ताकि किसी पर अत्याचार ना हो। वो लिमिट क्या है? नियम ये कहता है कि अगर अपराध ऐसा है जिसमें जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है, तो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट मुख्य अपराध की अधिकतम सजा के 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी 1/4। अगर 4 साल की मैक्सिमम सजा है, तो फाइन न भरने पर मैक्सिमम 1 साल और। सही हिसाब लगाया। और ये सजा रिग्रेस होगी या सिंपल, ये जज तय करेंगे उस अपराध के नेचर के आधार पर।
लेकिन ऐसे भी तो कई अपराध होते हैं जहां सजा के नाम पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है। वहां तो कोई मैक्सिमम जेल टाइम है ही नहीं जिसका 1/4 निकाला जाए। ऐसे केसेस में डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट कैसे तय होती है? वहां कानून ने एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड स्लाइडिंग स्केल बनाया है और यहाँ डिफॉल्ट सजा हमेशा सिंपल यानी साधारण होगी। ये स्लाइडिंग स्केल कैसे काम करता है? ये स्केल कुछ इस तरह है कि अगर फाइन 5,000 रुपये या उससे कम है तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की जेल, ठीक है। और अगर 5,000 से ज्यादा हो तो अगर फाइन 10,000 तक है तो मैक्सिमम 4 महीने की जेल, और अगर फाइन 10,000 से ऊपर कितना भी हो तो मैक्सिमम 1 साल तक की ही डिफॉल्ट जेल हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। चाहे फाइन 1 करोड़ ही क्यों ना हो, मैक्सिमम 1 साल। है। तो ये सिस्टम काफी बैलेंस लगता है। लेकिन यहाँ एक लैंडमार्क केस भी है जो मेरे नोट्स में हाईलाइट किया हुआ है। शाहजाद खान महबूब खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस ने इन फाइन्स और डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट की दुनिया में कौन सा नया दरवाजा खोला था? इस केस ने एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन महत्वपूर्ण बात तय की थी। जब किसी को फाइन ना भरने की वजह से डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट मिलती है तो लोग अक्सर उसे एक नई और अलग सजा मान लेते हैं। पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है। हाँ, कोर्ट ने इस केस में बिल्कुल साफ किया कि ये कोई सब्सटैंटिव सेंटेंस यानी मुख्य सजा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पेनल्टी है जो फाइन ना भरने के नाते लगाई गई है। इस डिस्टिंक्शन से प्रैक्टिकली क्या फर्क पड़ता है कैदी के लिए? असर ये होता है कि डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट को बाकी सजाओं के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता और इसे हमेशा मुख्य सजा खत्म होने के बाद ही भुगतना पड़ता है। अच्छा, यानी कंकरेंट नहीं चल सकते। बिल्कुल नहीं। ये डिस्टिंक्शन कैदियों के राइट्स के लिए काफी बड़ा रोल प्ले करता है ताकि उनकी सजा कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो। ये बारीकियां सच में हैरान करने वाली हैं कानून की। चलिए इस सफर को सेक्शन 9 की तरफ ले चलते हैं, जो कंपोजिट ऑफेंसेस यानी जुड़े हुए अपराधों की बात करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे समझने के लिए चलिए एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो बनाते हैं। मान लीजिए एक सड़क पर झगड़ा हो गया। एक शख्स गुस्से में आकर सामने वाले को लगातार 5 मुक्के मारता है। ठीक है। अब टेक्निकल रूप से देखा जाए तो उसने 5 बार असॉल्ट किया। तो क्या कोर्ट में उस पर 5 अलग-अलग असॉल्ट के चार्जेस लगेंगे और उस हिसाब से सजा 5 गुना बढ़ जाएगी? अगर कानून इस तरह काम करता तो प्रैक्टिकल जस्टिस कंप्लीटली इम्पॉसिबल हो जाता। यहीं पर सेक्शन 9 का रोल आता है। तो कानून इसको कैसे देखता है? ये सेक्शन कहता है कि अगर एक एक्ट में मल्टीपल ऑफेंसेस आते हैं या बहुत सारे छोटे एक्ट्स मिलकर एक कंपोजिट ऑफेंस बनाते हैं तो ऑफेंडर को हर एक एक्ट के लिए अलग से सजा नहीं मिलेगी, जब तक कि लेजिस्लेचर ने स्पेसिफिकली वैसा ना कहा हो। वही आपके सड़क वाले झगड़े में 5 मुक्के मारना एक ही सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। इसे एक ही वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट का अपराध माना जाएगा और सजा एक ही बार मिलेगी। पर इसमें एक ट्विस्ट डालते हैं। वो शख्स 5 मुक्के मार ही रहा था कि एक और आदमी जो सिर्फ वहां से गुजर रहा था, उसने आकर बीच बचाव करने की कोशिश की। नया कैरेक्टर आ गया कहानी में। हाँ, और गुस्से में उस शख्स ने घूमकर एक मुक्का उस नए आदमी को भी जड़ दिया। अब कानून इस नए मुक्के को कैसे देखेगा? बदल जाएंगे। जो पहले शख्स को मुक्के पड़े वो एक एक्ट था, लेकिन जो नया आदमी बीच बचाव करने आया और उसे जो मुक्का पड़ा वो एक बिल्कुल नया स्वतंत्र एक्ट है, यानी इंडिपेंडेंट एक्ट। हाँ, उन दोनों आदमियों के खिलाफ हिंसा को एक ही अपराध में क्लब नहीं किया जा सकता। यहाँ उस अपराधी को दोनों लोगों पर हमला करने के लिए अलग अलग सजा मिलेगी। यहाँ केस सतवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का हवाला देना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। इस केस में कोर्ट ने दोबारा क्लियर किया था कि मल्टीपल सेंटेंसेस तभी मिलते हैं जब एक्ट्स बिल्कुल डिस्टिंक्ट हों या लेजिस्लेचर ने साफ तौर पर ऐसी मंशा जाहिर की हो। कानून हर एक्ट के आइसोलेशन को देखता है। कानून का ये लॉजिक सच में दिमाग खोल देता है और ये लॉजिक सेक्शन 10 में एक और खूबसूरत रूप लेता है। इस सेक्शन में कानून का बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह का लाभ बताया गया है। हाँ, बेनिफिट ऑफ डाउट का कॉन्सेप्ट काफी पावरफुल है। मान लीजिए एक केस कोर्ट में आता है। जज को सारे सबूत देखकर ये तो 100% पता चल जाता है कि क्राइम तो हुआ है। लेकिन उलझन कहाँ है? उलझन फैक्ट्स में है। फैक्ट्स इतने उलझे हुए हैं कि कोर्ट ये तय नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली मिसरिप्रेजेंटेशन का केस बनता है या चीटिंग का, और दोनों की सजा में बड़ा फर्क होता है। चीटिंग की सजा काफी कड़ी होती है,
ऐसे में जज क्या फैसला लेंगे, यही सवाल है ना। वही, ऐसी कंफ्यूजन में कोर्ट किस तरफ झुकेगी? ये सेक्शन कानून की ह्यूमन साइड और उसके नैतिक सिद्धांत का सबसे बड़ा आईना है। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक बेसिक रूल है कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज की तरफ जाता है, ताकि किसी निर्दोष को गलत सजा न मिल जाए। बिल्कुल। अगर कोर्ट को ऑफेंसेस के बीच ये डाउट है कि एक्चुअल में कौन सा अपराध हुआ है और उनकी पेनल्टीज अलग अलग है, तो कानून कहता है कि अपराधी को हमेशा उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसमें सजा सबसे कम हो। तो इसका मतलब संदेह की स्थिति में उसे मिसरिप्रेजेंटेशन की हल्की सजा दी जाएगी, चीटिंग की कड़ी सजा नहीं। एकदम सही, ताकि किसी पर भी उसके किए गए अपराध से ज्यादा बड़ी सजा ना थोप दी जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिचुएशन क्लियर नहीं थी। ये इंसाफ का वो तराजू है जो हमेशा निष्पक्ष रहने की कोशिश करता है। ये एक ऐसी बात है जो कानून पर भरोसा काफी बढ़ाती है। कानून अंधा होता है लेकिन हार्टलेस नहीं। सही कहा। लेकिन अब इस चर्चा को हम कानून के उस हिस्से की तरफ मोड़ते हैं जो शायद सबसे कठोर और सबसे डार्क है। हम सेक्शन 11 और 12 की बात करने वाले हैं अब। हाँ, हम पहुंच गए हैं सेक्शन 11 और 12 पर, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कालकोठरी की सजा पर बात करते हैं। ये वाकई एक कड़ी सजा है। अगर इस सजा को विजुअलाइज किया जाए तो एक छोटी सी जगह, जहां ना दिन का पता चलता है ना रात का, कैदी को बाकी कैदियों, जेल स्टाफ और पूरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया जाता है। कंप्लीट आइसोलेशन। अकेलेपन का एक ऐसा दर्द जो इंसान का मानसिक संतुलन तक हिला सकता है। इस अकेलेपन को सुधार का तरीका बताया गया था किसी ने, पर क्या आधुनिक समय में इसका कोई वजूद होना चाहिए? अगर हम इस पर कानूनी और मनोवैज्ञानिक दोनों नजरियों से चर्चा करें तो ये एक बहुत ही पोलराइजिंग टॉपिक है। लॉ कमीशन ने इस पूरे कॉन्सेप्ट का काफी गहरा विश्लेषण किया था। और उनका कंक्लूजन क्या था इस पर? उनका निष्कर्ष ये था कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आधुनिक पीनल सोच के बिल्कुल खिलाफ है। ये सुधार नहीं करता, बल्कि इंसान को और ज्यादा तोड़ देता है, दिमागी तौर पर डैमेज कर देता है। तो क्या उन्होंने इसे हटाने की बात कही? हाँ, उन्होंने स्ट्रांगली रेकमेंड किया था कि इसे पनिशमेंट्स की लिस्ट से हटा देना चाहिए। यहाँ तक कि इंग्लैंड जैसे देशों में, जिन्होंने ओरिजिनली ये कानून बनाए थे, वहाँ इस सजा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और अगर बाकी देशों ने और हमारे अपने लॉ कमीशन ने इसे रिजेक्ट कर दिया है, तो BNS 2023 जैसे एक बिल्कुल नए और मॉडर्न कानून में इसे क्यों रखा गया है? ये एक बड़ा पॉलिसी सवाल है, पर कानून बनाने वाले इसकी तकलीफ और इसके खतरों को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए इस पर एकदम सख्त मैथमेटिकल पाबंदियां या एक परमिसिबल ड्यूरेशन स्कीम लगाई गई है। यानी इसे खुलेआम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं। पहली बात, ये सजा आम तौर पर नहीं मिलती। ये सिर्फ तब दी जा सकती है जब कैदी को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट यानी कठोर कारावास मिला हो। और इसकी लिमिट्स क्या हैं? स्केल ये कहता है कि अगर टोटल सजा 6 महीने या उससे कम है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का हो सकता है। और अगर सजा उससे ज्यादा हो तो? अगर टोटल सजा 6 महीने से 1 साल के बीच है तो मैक्स 2 महीने। और अगर सजा 1 साल से कितनी भी ज्यादा हो, चाहे उम्र कैद ही क्यों ना हो, काल कोठरी का टोटल समय 3 महीने से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं हो सकता। पर इन 3 महीनों को लगातार तो नहीं दिया जा सकता ना? एक इंसान को अगर लगातार 3 महीने अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठेगा। वहीं पर कानून ने कंसेक्यूटिव लिमिट्स यानी लगातार बंद रखने के नियम बनाए हैं जो सेक्शन 12 में आते हैं। वो कंसेक्यूटिव लिमिट्स क्या कहती हैं? एक बार में किसी भी कैदी को 14 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता, और इसके बाद एक गैप या इंटरवल होना जरूरी है। वो गैप कितने दिन का होना चाहिए? ये इंटरवल कम से कम उतने ही दिन का होना चाहिए जितने दिन कैदी कालकोठरी में था, यानी 14 दिन अंदर तो कम से कम 14 दिन बाहर। और अगर किसी की टोटल सजा 3 महीने से ज्यादा हो तब क्या होगा? अगर टोटल जेल सजा 3 महीने से ज्यादा है तो नियम और भी कड़े हो जाते हैं। तब आप 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 7 दिन ही कैदी को सॉलिटरी में रख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स इसलिए सेट की गई हैं ताकि सजा लिमिट में रहे और अमानवीय या इनह्यूमन ना हो जाए। बिल्कुल, ये लिमिट्स पढ़कर तो लगता है कानून खुद इस सजा को लेकर थोड़ा कॉन्शियस है। यहाँ संवैधानिक पहलू यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट को टच करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक ऐतिहासिक केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 का। हाँ, ये केस ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस केस ने कैदियों के अधिकारों की दुनिया में क्या नया आयाम जोड़ा था? उस वक्त काल कोठरी का सिस्टम कैसा था जिसे बदलने की जरूरत पड़ी? सुनील बत्रा केस सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इस फैसले से पहले जेल अथॉरिटीज के पास काफी आर्बिट्ररी पावर होती थी, यानी वो अपनी मर्जी चला सकते थे। वही
वो कैदियों को डिसिप्लिन सिखाने या किसी को तोड़ने के लिए अपनी मर्जी से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते थे, बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेप लिया? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्टेप इन किया और बहुत कड़े शब्दों में कहा कि कैदियों के पास भी बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं। जेल के दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उनके फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं हो जाते। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया कि जेल मैनुअल संविधान से ऊपर नहीं है। एकदम सही। कोर्ट ने स्थापित किया कि अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को हद से ज्यादा या बिना प्रॉपर कोर्ट ऑर्डर के लगाया जाए तो ये सीधा सीधा संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की गारंटी देता है। हाँ, एक ऐसी लाइफ जिसमें डिग्निटी हो, ना कि उसे जानवरों की तरह अंधेरे में बंद रखा जाए। साथ ही ये आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है और आर्टिकल 19 को भी इम्प्लीकेट करता है। तो अब जेलर अपनी मर्जी से किसी को बंद नहीं कर सकता इसमें? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने रूल बनाया कि इस एक्सट्रीम सजा का इस्तेमाल स्ट्रिक्टली स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के तहत ही होगा, जेलर्स की मर्जी पर नहीं। वाकई ऐसी बातें ध्यान दिलाती हैं कि हमारा कानूनी ढांचा सिर्फ पन्नों पर लिखी स्याही नहीं है, ये नैतिकता और आगे बढ़ती हुई सोच का एक जिंदा आईना है। सही कहा आपने, ये हमेशा इवॉल्व होता रहता है। तो इस सफर को अब रैप अप करते हैं। आज हमने देखा कि बीएनएस 2030 का चैप्टर 2 सेक्शन 4 के सजा के प्रकारों से लेकर सेक्शन 13 के फ्रैक्शनल कैलकुलेशंस तक काफी गहरा है। और फिर काल कोठरी की सख्तियों तक सब कुछ कवर किया हमने। ये सब सिर्फ सजा तय करने का दस्तावेज नहीं है, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ अपराध की गंभीरता है और दूसरी तरफ मानवाधिकार। सुनील बत्रा जैसे केसेस से ये बात बिल्कुल साफ होती है कि हमारा सिस्टम कोशिश कर रहा है कि जस्टिस फेयर हो। बहुत ही खूबसूरती से समेटा आपने आज की इस चर्चा को, लेकिन इन सारे सेक्शंस और केसेस की गहराइयों को नापने के बाद मैं एक बड़ा ज़रूरी सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। कौन सा सवाल? ये बात इन लीगल नोट्स में डायरेक्टली तो नहीं लिखी है, लेकिन इस विश्लेषण से खुद ब खुद उभर कर आती है। जब हमारा अपना लॉ कमीशन ये मानता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जैसी सजा आधुनिक सोच के खिलाफ है। हाँ, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। और जब इंग्लैंड जैसे देशों ने, जिनसे हमने शुरुआती कानून लिए थे, उन्होंने इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है, तो बीएनएस 2023 जैसे बिल्कुल नए और मॉडर्न कानून में इसे बनाए रखना आखिर क्या दर्शाता है? ये सोचने वाली बात है सच में। क्या भविष्य का कानून अकेलेपन की सजा या आइसोलेशन पर ही निर्भर करेगा, या हम पूरी तरह से सुधार और रिहैबिलिटेशन की तरफ मुड़ने की हिम्मत जुटाएंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये सच में दिमाग को झंझोड़ने वाला एक गहरा सवाल है। कानून समय के साथ बदलता है और इस विश्लेषण को सुनने के बाद लगता है कि आने वाले समय में हम और भी बदलाव देखेंगे। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। मुझे भी उम्मीद है। इस गहरे विश्लेषण ने इन कॉम्प्लेक्स सेक्शंस की पेचीदगियों को काफी आसान और क्लियर कर दिया होगा सबके लिए। तो इसी विचार के साथ हम कानून की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस ज्ञान भरी बातचीत का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। मेरा भी धन्यवाद। कानून के ऐसे ही रोचक पहलुओं और नए इंसाइट्स के साथ फिर आगे बात होगी। अलविदा और जय हिंद।